वेलकम टू A3। पिछली वीडियो में हम लोगों ने नागरिकता के संदर्भ में उसके 7 अनुच्छेद को देखा था और ये भी जाना था कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत कितने प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अब उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं नागरिकता से संबंधित पूछे जाने वाले एग्जाम में प्रश्न को। तो कल हम लोगों ने जाना था कि 1955 के नागरिकता अधिनियम के अनुसार भारत की नागरिकता 5 तरीके से प्राप्त की जा सकती है और आज हम लोग जानेंगे कि किन किन कामों को करने से हमारी जो नागरिकता है वो हमसे छीनी जा सकती है, यानी कि हमारी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। सबसे पहली बात कि 1955 के नागरिकता अधिनियम में जो नागरिकता समाप्त करने के तरीके लिखे हुए हैं वो कितने तरीके लिखे हुए हैं? 3 तरीके लिखे हुए हैं। कौन कौन सा तरीका है? तो पहला है परित्याग करने से, एक है समाप्त करने से और तीसरा है वंचित करने से। अगर हमसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि 1955 के नागरिकता अधिनियम के अनुसार नागरिकता समाप्त करने के कितने तरीके हैं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 3। कौन कौन सा तरीका है? तो उत्तर हो जाएगा परित्याग करने से, समाप्त करने से और वंचित करने से। अब बारी बारी से तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहली बात है परित्याग करने से। परित्याग करने का मतलब क्या है? यदि किसी भारतीय नागरिक ने स्वेच्छा से भारत सरकार से ये कहा कि अब जो है हमें आपकी नागरिकता नहीं चाहिए, हम आपकी नागरिकता को छोड़ रहे हैं, तो वह व्यक्ति ऐसा करके अपनी नागरिकता को त्याग सकता है। तो परित्याग करने का सीधा सा मतलब है कि भारत का कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी नागरिकता त्याग सकता है। अब दूसरा समझते हैं समाप्त करने से। समाप्त करने का मतलब हो जाता है कि यदि किसी भारतीय नागरिक ने किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली, मान लेते हैं वो भारत का नागरिक था और भारत के नागरिक रहते हुए उन्होंने कनाडा की नागरिकता ले ली, जैसे कि हाल फिलहाल में कुछ दिनों पहले अक्षय कुमार जो थे उन्होंने कनाडा की नागरिकता ले ली थी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो उसकी भारत की नागरिकता है वो खुद ब खुद समाप्त कर दी जाएगी। तो नागरिकता अधिनियम 1955 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति भारत के नागरिक रहते हुए दूसरे देश की नागरिकता को ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो यदि किसी व्यक्ति ने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण की तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो दो चीज़ों को हम लोग समझ चुके हैं, एक परित्याग करने से, समाप्त करने से। अब तीसरा है वंचित करने से। इस चीज़ों को भी हम लोग समझते हैं। वंचित करने से सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट भी है। तो इसमें से कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है? आते हैं हम लोग फ्रेश पेज पर। तो सबसे पहले बात कि हम लोगों ने पढ़ा था कि 1955 के नागरिकता अधिनियम में जो नागरिकता प्राप्त करने के तरीके थे वो कितने थे? 5 थे। तो 5 तरीकों में हम लोगों ने पढ़ा था कि जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से और राष्ट्रीयकरण से। यदि किसी व्यक्ति ने मान लेते हैं कि भारत की नागरिकता को ग्रहण तो किया, तो हम लोगों ने पढ़ा था जैसे पंजीकरण में कितने समय चाहिए? 7 साल। अगर कोई व्यक्ति क्या करे कि 7 साल भारत में रहे ही नहीं, वो क्या करे, कोई झूठा पेपर दे दे, जो कोई झूठा कागज़ दे दे और भारत सरकार से ये कहे कि हम आपके देश में 7 सालों से रह रहे हैं और इस आधार पर क्या ले ले? नागरिकता ले ले। और बाद में भारत सरकार को यह पता चल जाए कि इन्होंने जो हमें कागज़ात दिए थे, जो हमें दस्तावेज़ दिए थे कि ये 7 सालों से भारत में रह रहा है और इस आधार पर नागरिकता ले ली है, वो जो कागज़ात झूठे हैं, तो इस आधार पर क्या की जा सकती है? उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो पहला तरीका क्या याद रखेंगे हम लोग? यदि किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से गलत कागज पत्र को जमा करते हुए क्या ले ली हो? भारत की नागरिकता ले ली हो, अगर इस बात का पता हमारे सरकार को चल जाए तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। एक और तरीका, यदि आपको नागरिकता दे दी गई भारत की, आपको भारत का नागरिक बना दिया गया और नागरिकता मिलने के 5 वर्ष के भीतर ही, कितने वर्ष के भीतर ही? 5 वर्ष के भीतर ही आपको क्या हो गई हो? जेल हो गई हो। कितने वर्षों की? 2 वर्षों की या 2 वर्षों से अधिक की। दूसरा तरीका क्या है कि यदि आपने नागरिकता ली और नागरिकता लेने के 5 वर्ष के भीतर आपको 2 साल की सज़ा हो गई हो या 2 साल से अधिक की सज़ा हो गई हो, इस कंडीशन में भी आपके नागरिकता को भारत सरकार छीन लेगी। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला तरीका क्या हो सकता है कि कैसे नागरिकता छीना जा सकता है? यदि आपने क्या किया, जिसे मान लेते हैं कि अभी हाल फिलहाल में भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था
और इस युद्ध के दरमियान अगर आपके विषय में यह पता चले कि आप पाकिस्तान की मदद कर रहे थे या फिर पाकिस्तानी सेना की हेल्प कर रहे थे, है ना, तो आप क्या कर रहे हैं, देशद्रोह कर रहे हैं, अपने भारत के खिलाफ जा रहे हैं। इस कंडीशन में भी क्या की जा सकती है, आपकी नागरिकता को छीनी जा सकती है। तो तीसरा कंडीशन क्या बनता है कि यदि आप किसी भी प्रकार के देशद्रोह की गतिविधि में क्या पाया जाए, संलिप्त पाया जाए, तो आपकी नागरिकता को छीना जा सकता है। और क्या कैसे नागरिकता छीनी जा सकती है, तो एक और तरीका देखते हैं हम लोग। एक और तरीका क्या हो सकता है कि आप भारत से बाहर चले गए, आप भारत से बाहर रहने चले गए और आपने भारत सरकार को बताया है नहीं, आप भारत से बाहर रह रहे हैं और भारत सरकार को इस बारे में कोई सूचना नहीं है। और कितने दिन बाहर रह रहे हैं, तो लगभग आप 7 साल से क्या रह रहे हैं, भारत से बाहर रह रहे हैं। तो 7 साल से जब भारत से आप बाहर रह रहे हैं, तो भारत से 7 साल अगर लगातार बाहर रह रहे हैं और भारत सरकार को आपने इस सूचना नहीं दी है, तब पर भी आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। इस बात को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो कितने तरीके से नागरिकता हम लोगों ने पढ़ा, 3 तरीके से, एक परित्याग करने से, एक समाप्त करने से और तीसरा वंचित करने से। और वंचित करने में हम लोगों ने क्या किया जाना, यदि आपने किसी गलत तरीके से नागरिकता ले ली हो या नागरिकता प्राप्त करने के 5 साल के भीतर आपको 2 साल का जेल हो गया हो या आपने देशद्रोह जैसी गतिविधि में साथ दिया हो या फिर आप लगातार 7 वर्षों से भारत से बाहर रह रहे हैं, है ना, तो ये वंचित करने के तरीके में हम लोगों ने इन बातों को जाना। समझते हैं क्या? वंचित करने में क्या क्या, यदि किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली है। दूसरा, देशद्रोह की गतिविधि करने पर। तीसरा, यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार को सूचना दिए बगैर लगातार 7 वर्षों से भारत से बाहर रह रहा हो। अगला, नागरिकता ग्रहण करने के 5 वर्ष के भीतर 2 वर्ष की सजा हो गई हो। इन सब तरीकों से नागरिकता आपकी छीनी जा सकती है। तो हम लोगों ने तीनों तरीकों को अच्छे से समझा। बढ़ते हैं आगे। अब एक है CAA, इसको बोलते हैं सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। तो ये कब आया था, 2019 में। तो हम लोगों ने जो नागरिकता अधिनियम 1955 पढ़ा था, उसी नागरिकता अधिनियम 1955 में हमने बताया था कि कुल कितने बार संशोधन किए जा चुके हैं, 6 बार संशोधन किए जा चुके हैं। अगर आपने ये बात नहीं जानी है तो आप पिछले वीडियो देखें। तो 6 तरीके से क्या कर सकते हैं, 6 बार क्या किया गया, इसमें संशोधन किया गया। किसमें, नागरिकता अधिनियम 1955 में। तो छठा बार जो संशोधन किया गया था कब, 2019 में। तो इसी को हम लोग कहते हैं CAA 2019। बात समझ में आई? तो CAA 2019 क्या है कि जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, उसमें जो छठा बार संशोधन किया गया था कब, 2019 में। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, CAA 2019। अगर इसका पूरा नाम देखें तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। पिछले दिन में काफी विवाद का कारण बना हुआ था। इसको समझते हैं आखिर इस बात में विवाद क्या था, आखिर ये CAA है क्या, कि CAA है क्या। तो CAA को हम लोग अच्छे तरह से समझते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोगों को याद रखने वाली है कि CAA जो है, ये भारत में जो अवैध प्रवासी रह रहे हैं, जो भारत में बिना नागरिकता के रह रहे हैं अवैध प्रवासी, उनको नागरिकता देने की बात करता है। तो पहला बात हम लोग क्या याद रखेंगे कि जो CAA है, ये नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है, बल्कि नागरिकता देने वाला कानून है। तो ये नागरिकता किसे दी जाएगी, तो ऐसे व्यक्ति जो भारत में बिना नागरिकता लिए हुए अवैध रूप से रह रहे हैं, उसे नागरिकता देने की बात कर रहा है। अब दूसरी बात आती है कि ये नागरिकता किन किन लोगों को देने की बात कर रहा है। तो कुल मिलाकर 6 धर्म हम लोग को याद रखना, एक हिंदू, एक सिख, एक ईसाई, एक जैन, एक बौद्ध और एक पारसी। तो ये जो 6 धर्म के लोग हैं, इन्हें नागरिकता देने की बात कर रहा है, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध और पारसी को। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ये कहता है कि ये 6 धर्म के लोग, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी, जो कि 3 अलग अलग देश, 3 कौन कौन से देश, हमारे पड़ोसी देश को अगर देखें तो एक है जाता है बांग्लादेश, एक है पाकिस्तान और एक है अफगानिस्तान। और ये तीनों देश कैसे हैं, मुस्लिम बहुल देश हैं। तो इन 3 देशों में क्या हुआ होगा, इनके साथ धार्मिक उत्पीड़न किया गया होगा। तो इनके साथ जो धार्मिक उत्पीड़न हुआ है, तो ये धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए कहाँ गए, भारत में आ गए। तो भारत सरकार ये कहती है कि ये तो यहाँ पर अवैध रूप से रह रहे हैं, अब हमें क्या कर देनी चाहिए, इन लोगों को नागरिकता दे देना चाहिए। तो CAA क्या है, तो CAA क्या कहता है कि
3 देशों से, यानी कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 6 धर्म के लोग प्रताड़ित होकर आए हैं। उनके साथ जो धार्मिक उत्पीड़न हुआ है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो या बौद्ध हो या फिर पारसी हो, इनको क्या करना है, भारत की नागरिकता देनी है। तो यानी कि जो व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए हैं, इन्हें क्या दे दिया जाएगी कि भारत की नागरिकता एक साथ दे दी जाएगी। और जो इसके बाद आए हैं उनके साथ क्या होगा, तो वे कम से कम भारत में 5 वर्ष रहे और 5 वर्ष रहने के बाद भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था CAA। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर इसका विरोध क्यों किया गया। तो सबसे पहली बात, तो विरोध करने का एक और कारण था कि इस CAA को पब्लिक ने समझा ही नहीं। पहला विरोध करने का कारण तो यही निकल कर आता है। दूसरा कारण क्या था कि इसमें जो 2 धर्म है, उन 2 धर्मों को छोड़ दिया गया। एक है मुस्लिम और एक है यहूदी। अगर आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किन धर्मों के लोगों को नागरिकता देने की बात नहीं की गई है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, मुस्लिम और यहूदी। तो ये 2 धर्मों का जिक्र इसमें नहीं था। तो जिसमें से ये तो बहुत कम है हमारे देश में यहूदी, लेकिन मुस्लिम की संख्या क्या है भारत में, काफ़ी है। इनकी अवैध प्रवासियों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। तो इन्हीं मुस्लिमों के द्वारा इस CAA का ज़्यादातर विरोध किया गया था। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अब इनसे सरकार क्या कहती है, सरकार कहती है कि आपका जो बगल का पड़ोसी देश है, ये पड़ोसी देश मुस्लिम बहुल देश है, तो आपके साथ किसी प्रकार का अत्याचार हुआ ही नहीं होगा, इसलिए आप क्या कर जाए, अपने देश में फिर से शिफ्ट कर जाए। तो मुसलमानों को इससे बाहर रखा गया था, किससे, CAA से, और यहूदी को भी CAA से बाहर रखा गया था, जो कि विवाद का कारण बना। और अभी भी CAA क्या हुआ है, लटका हुआ है। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि CAA कब लागू किया गया था, तो CAA अधिनियमित हुआ था 11 दिसंबर 2019 को, मतलब राष्ट्रपति जी की मोहर लग गई थी 11 दिसंबर 2019 को ही। लेकिन CAA को पहली बार लागू किया गया था 10 जनवरी 2020 को। और जैसे ही लागू हुआ, वैसे ही पूरे भारत में कोहराम मच गया था, जगह जगह पर तोड़फोड़ हुआ था, जिसके कारण इस CAA को फिलहाल रोक दिया गया है। ये भी कोर्ट में इसकी बात चल रही है। तो समझते हैं इसको हम लोग। तो CAA के बारे में क्या बताया, ये कानून भारत में रह रहे अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने के संदर्भ में बनाया गया है। दूसरा क्या जानता है, इसमें 6 धर्म के लोगों को नागरिकता दी जाएगी, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध एवं पारसी। कौन कौन 2 धर्म नहीं है, एक मुस्लिम और एक यहूदी, भी याद रखेंगे। यह 3 देश से, 3 हो जाएगा, दिन नहीं, ये 3 देश से आने वाले लोगों को नागरिकता देने की बात करता है, जिनके साथ क्या हुआ है, धार्मिक उत्पीड़न हुआ है। कौन कौन से देश थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। और चौथा क्या कहता है, वे लोग जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आ गए हैं, उन्हें एक साथ नागरिकता दी जाएगी। और हम लोगों ने हमने क्या बताया आपको कि जो इसके बाद आया है, उसे 5 वर्ष भारत में रहने के बाद यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। अब आगे समझते हैं। एक होता है, 3 शब्दों को हम लोग समझते हैं, एक होता है NRI, एक होता है PIO, एक होता है OCI। ये तीनों क्या क्या है, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न आप पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को याद रखना है। तो NRI का पहला बात फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, इसको हिंदी में बोलते हैं अप्रवासी भारतीय। ये क्या होते हैं, भारत के नागरिक होते हैं और इनके पास भी वोट डालने का अधिकार होता है। तो जो मैक्सिमम व्यक्ति जो विदेशों से पैसा कमाकर हमारे देश में भेज रहे हैं, तो हम लोगों ने सुना NRI है, NRI है। तो NRI का मतलब क्या है, वो हैं भारत के ही, और रह कहाँ रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं। इनके पास नागरिकता भी किसकी है, भारत की ही है। ये काम के सिलसिले में बाहर में दूसरे देशों में शिफ्ट है। तो इनके पास क्या है, वोट डालने का भी अधिकार है, और ये भारत के नागरिक भी हैं। इतना सही हम लोग इसके बारे में याद रखेंगे, ज़्यादातर यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाता है। एक है PIO का मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स, मतलब भारतीय मूल के लोग। हम लोगों ने सुना होगा कि कल्पना चावला भारतीय मूल की थी, फलाना फलाना भारतीय मूल के थे। तो मतलब जो ये भारतीय मूल के शब्द आते हैं, जो भारत मतलब उनके किन्हीं न किन्हीं पीढ़ी का जन्म कहाँ रहा होगा, भारत में रहा होगा, लेकिन अभी ये भारतीय नागरिक नहीं है। तो PIO के बारे में कितनी सी बात याद रखेंगे कि ये भारत के नागरिक नहीं होते हैं, इनके पास वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। एक है OCI का फुल फॉर्म ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, अगर हिंदी में बोले तो समुद्र पार भारतीय। इसके बारे में भी 2 बात हम लोग याद रखेंगे, ये भारतीय नागरिक नहीं होते हैं और इनके पास भी वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। तो तीनों को हम लोगों ने समझा। NRI के बारे में क्या समझा, ये भारत के नागरिक हैं और इनके पास वोट डालने का भी अधिकार है। PIO के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा, कि ये भारत के नागरिक नहीं हैं और इनके पास वोट डालने का अधिकार नहीं है। और OCI के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा,
कि ये भारत के नागरिक नहीं है और इनके पास भी वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो ये दोनों आप देखें तो ये दोनों कैसे हैं, एक जैसे हैं। इसलिए क्या किया गया, भारत सरकार के द्वारा नागरिकता अधिनियम में क्या किया गया, फिर से 2015 में संशोधन किया गया, जो 5वीं बार संशोधन किया गया था इसमें। तो कब किया गया था, 2015 में। और इसमें क्या किया गया कि इस PIO और OCI दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया। तो वर्तमान समय में PIO और OCI दोनों अलग अलग नहीं है, वर्तमान में सिर्फ क्या है, OCI ही है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए हमसे कि PIO प्लस OCI को कब से OCI की श्रेणी में परिवर्तित कर दिया गया, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2015 में। इस बात को भी हम लोग ध्यान में रखें। अच्छा, यहीं पर लिखा हुआ है 2015 के नागरिकता संशोधन अधिनियम के द्वारा PIO तथा OCI को मिलाकर एक कर दिया गया। वर्तमान समय में क्या है, सिर्फ OCI है। अच्छा, एक बात और है, NRC का फुल फॉर्म याद रखेंगे, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप ये इसका पूर्ण रूप होता है। तो हम लोगों ने यहाँ तक वीडियो को ध्यान से देखा, और पूरे वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो जो आगे हम लोग प्रश्न लगाने वाले हैं टेस्ट के रूप में, वो आप लोग आसानी से सही कर पाएंगे। तो चलिए सही करते हैं। तो पहला है, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। तो नागरिकता लोप होने का क्या क्या नियम है, तो हमने 3 बात बताई थी आपको, परित्याग करने से, समाप्त करने से और वंचित करने से। तो पहला है क्या, परिवार से बिछड़ जाने पर से, ऐसा हमने नहीं बताया। देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, एकदम सही। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कि अगर हम देशद्रोह करेंगे तो हमारी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है। एक कारण हो सकता है, तो कैसे नागरिकता खो सकता है देखते हैं। पहला है, एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीनों के लिए चले जाता है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, एकदम सही। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर हम लोगों ने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो हमारे देश की नागरिकता क्या हो जाएगी, खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। तो आंसर बी हो जाएगा। अगला है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, जन्म से, सही बात है, वंशानुक्रम से, सही बात है, देशीकरण से, सही बात है। इन 3 चीजों को हम लोगों ने पिछली वीडियो में जाना था। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसी, देखिए प्रश्न बहुत बड़ा है और आजकल ट्रेंड में सब प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और आसानी से देखिए कैसे कर पाते हैं, इसको देखते हैं। कहता है, किसी व्यक्ति की नागरिकता निलंबित की जा सकती है, मतलब नागरिकता छीना जा सकता है। तो पहला क्या है जी, इसको देखते हैं। पहला कहता है, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। हम लोगों ने पढ़ा था, यदि किसी व्यक्ति ने दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो हमारे देश की नागरिकता क्या कर ली जाएगी, उससे छीन ली जाएगी। तो पहला क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। दूसरा देखते हैं क्या है, कहते हैं, यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है। ऐसा हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, दायित्व से परिचित होने के कारण किसी की नागरिकता छीन जाए, इस बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। हम लोगों ने सिर्फ 3 चीजें पढ़ी थी, त्याग करने से, समाप्त करने से और वंचित करने से। तीसरा देखते हैं क्या है, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है, एकदम, तो नागरिकता क्या कर ली जाएगी, उसकी छीन ली जाएगी। तीसरा भी सही है। चौथा, यदि व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र में युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है। अभी हम लोगों ने बताया था, यदि कोई व्यक्ति क्या करे, देशद्रोह का काम करे, तो उसकी नागरिकता क्या की जा सकती है, छीनी जा सकती है। तो वह क्या कर रहा है, युद्ध में दूसरे देश की सहायता पहुंचा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, देशद्रोह कर रहा है, इसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। तो चौथा भी सही हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1, 3 और 4 सही। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कितने वर्ष लगातार भारत बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। हमने पढ़ा था 7 वर्ष अगर आप बाहर रहेंगे लगातार तो आपकी नागरिकता छीन जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो समाप्त कब कब हो सकती है, पहला है त्यागने से हो सकती है, पर्यावसन करने से हो सकती है, तीसरा वंचित किए जाने से, हाँ हो सकती है। ऑप्शन हमारा डी ही करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो पहला, निर्वाचन के दौरान, सही है, हम लोगों ने ऐसा नहीं पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था वंचित करने का 3 तरीका है। दूसरा, आपातकाल के दौरान, नहीं, युद्ध के दौरान, नहीं। तो ये ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि एकल नागरिकता हम लोगों ने कहाँ से लिया है, यूके से लिया है। तो हमारा ऑप्शन
कौन सही हो जाएगा? ए यानी कि इंग्लैंड से। अगर आपने वीडियो अच्छी तरह से देखा होगा, समझा होगा, तो आपने आसानी से इन सभी प्रश्नों को हल कर लिया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।